अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वलाना। कल आपको पता है कि सेनेट के कुछ सेनेटर्स ने जिस तरह करारदाद को पेश किया, मंजूर किया, उसके बाद मुल्क के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक फोरम पर यानी एक बात पर इकट्ठी हो गई कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को होना चाहिए। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि सेनेट को छोड़ें, OIC और अक़वाम मुत्तहिदा में भी चले जाएं, वहां से भी करारदादें पास करवा लें, इलेक्शन तो 8 फरवरी को होगा। यह जज्बा चाहिए, लेकिन पत्थर पर लकीर है या इस लकीर के ऊपर कोई और लकीर फिरेगी और कांटा बन जाएगा और इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या गुमगू की सिचुएशन है या जिस तरह पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सामने आया है और सब ने कहा कि भाई 8 फरवरी को इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर हो। फ्री एंड फेयर सब ने तो नहीं कहा, लेकिन जिनको फ्री एंड फेयर नहीं मिल रहा वो तो ये कह रहे हैं। तो क्या 8 फरवरी को, एक तो बड़ा सवाल कि इलेक्शन पक्का है, पत्थर पर लकीर है, बिलावल की तरह ही, जिस तरह बिलावल सोच रहे हैं, सारे सोच रहे हैं कि जहां मर्जी से करारदादें बनवा ले आएं, 8 फरवरी से आगे डेट नहीं जाएगी। 8 फरवरी को आगे भेजने के लिए जिन सेनेटर्स ने किया उनके खिलाफ एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन भी हुई है और दूसरा उसके खिलाफ भी एक जो है करारदाद जो है आज सेनेट के अंदर हुई, यानी उसको पेश किया गया है। अभी सेनेट का इजलास तो नहीं है। 9 मई को सानहा करने वालों की जांच पड़ताल या जिन लोगों ने मास्टरमाइंड जो बने थे उनको खोदने के लिए काबीना ने, निगरान हुकूमत ने काबीना की एक कमेटी तश्कील दी है। वो पता करेंगे, 5 माह हो गए हैं निगरान हुकूमत को, अब उन्हें याद आया और वो पता करेंगे कि आखिर किन लोगों ने ऐसा किया है। और यह भी बड़ा सवाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। फिर तहरीक इंसाफ के लिए इन्होंने क्या मजीद मुश्किलात पैदा करनी है? उनके चेयरमैन जो हैं वो जेल के अंदर बैठ कर एक तो आर्टिकल लिख रहे हैं या उनका आर्टिकल लिखवाया जा रहा है, दूसरा वो इलेक्शन कमीशन के लोगों को मजीद धमकियां दिए जा रहे हैं, अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे साथ यासीन आज़ाद साहब होंगे, अज़हर सदीक साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, आप सब जानते हैं इनको, बहुत शुक्रिया। अज़हर सदीक साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। सर, पत्थर पर लकीर है या उस लकीर के ऊपर एक और लकीर फिरेगी, कांटा लगेगा 8 फरवरी के दिन को? जनाब। क्या विलाना साहब, बड़ी देर की मेहरबान आते आते देखे पत्थर की लकीर कह तो अब ये इम्तहान शुरू हो चुका है जनाब चीफ जस्टिस, काबिल मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, कि वो इस पत्थर की लकीर को पत्थर की लकीर साबित कैसे करते हैं। इम्तिहान सेनेट बनाम, हाँ ये इम्तहान है भाई। उसकी वजह क्या है? ये 90 दिन के इलेक्शन में मैंने बड़ी मेहनत की है और सुप्रीम कोर्ट ने वो पंचायती फैसला बेसिकली किया था कि सदर से भी कहा तुम भी आ जाओ और इलेक्शन कमीशन से भी कहा तुम भी आ जाओ, और आगे ठीक है जी, दोनों की मर्जी के साथ एक डेट अनाउंस कर दी। लेकिन आइन का सेक्शन 57 जिसमें तरमीम की, आइन के आर्टिकल 48 की खिलाफ वर्जी करते हुए, आइन के आर्टिकल 105 107 की खिलाफ वर्जी करते हुए कि तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया था। इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का इख्तियार ही नहीं है और वो आज भी मौजूद है। वो लहदा बात है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक सेपरेट इशू है। लेकिन बड़ी मजेदार बात जो है, अब तो हीने अदालत इलेक्शन कमीशन की दरखास्त भी तो आ गई हुई है ना, वो लगा लेना जरा यहाँ पर जो तो जिन्होंने सेनेट की करारदाद के हवाले से एक दरखास्त आईनी आई है आर्टिकल 69 को, ठीक है वो करारदाद के अगेंस्ट तो आप नहीं कुछ रेमेडी नहीं ले सकते, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन वो हमने याद है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी मामला बड़ा सामने आया था। अब जो इशू बात है कि ये इलेक्शन कराने की करारदाद इसी सेनेट ने बहुत पहले को 2-2.5 महीने पहले पास की थी। उस करारदाद को वायलेट करते हुए चेयरमैन सेनेट ने, चंद लोगों ने और फिर जो सेक्रेटरी सेनेट है, फौरी तौर पर इतनी तेजी से काम चलाया कि 360 डिग्री पे चलते हुए वो जनाब इलेक्शन कमीशन को भी भेज दिया, निगरान हुकूमतों को, और निगरान हुकूमतें कहती सब ठीक है। कमर दिल शाह साहब जो पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल कहते हैं हम पे पाबंदी, इस करारदाद की आईनी और कानूनी हैसियत कोई नहीं है। पहली करारदाद की खिलाफ वर्जी है, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। सवाल ये है कि आखिर ये निगरान हुकूमत क्या चाहती है? निगरान हुकूमत जिस तेजी से अमल रहा, इसका मतलब है कि वो जो मैं सुन रहा था, जो मैं कहता हूं कि पहले दिन से वो 90 दिन के लिए नहीं आए और वो नजर आ गया है। पंजाब हुकूमत अगर देखा जाए, खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन अगले महीने 1 साल पूरा हो जाएगा, तो इसी महीने में तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो जाएगा उनको, जो 90 दिन की लिमिट थी। और वफाकी हुकूमत जो है वो भी 90 दिन के लिए आई थी। इसमें आपको नहीं लगता कि हमाकत तो तहरीक इंसाफ की थी ना? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह देखिए, बुनियाद में तहरीक इंसाफ की हमाकत क्यों है? हम तो चेहरे नंगे कर रहे हैं इन सारी सियासी जमातों के। अच्छा। कि ये जो बैठे हुए हैं
ये पाकिस्तान, ये जो PDM वगैरह की सारी सियासी जमातें, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इलेक्शन होने हैं, हम इस करारदाद को कुछ समझते नहीं, ना आईनी हैसियत है ना कानूनी हैसियत है। उसूली तौर पर तो चेहरे इनके नंगे हो गए ना इन सियासी जमातों के, जो बड़ी जमहूरियत की अलमबरदार थी, बड़ी चैंपियन है, लेकिन नजर आ गया है कि अंदर से खोखले बैठे हैं। उन्हें पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घर से इलेक्शन जीत के निकली है, सिर्फ इंतजार कर रही है साफ शफाफ इलेक्शन। आप चले जो कुछ भी कर रहे हैं, इतना कुछ कर लिया आपने। हाँ जी अजहर साहब, बल्ले का निशान। आप तो कहीं स्टैंड तो कर नहीं रहे और आप इस तरह दावे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई इनकलाब लेके आ गए। बल्ले का निशान है नहीं आपके पास, ना किया करें ऐसे, दिल टूट जाता है मेरा। विलाना साहब अपना जो है ना इलेक्शन कमीशन ही अगर बायस्ड हो, वो बैठ के आप अंदाजा लगाएं, ये ऐसा नहीं आप या मेरे प्रोग्राम में बैठ के इतना नहीं बोल, साबित करें कैसे बायस्ड है। नहीं चले जो भी आप ले लें इसको, प्रॉपर्टी फंडिंग का केस, तोशा खाना का केस, फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, फिर बल्ले का कैसा ले सकते हैं। आर्टिकल 17 में अगर बैन लगाना हो, इन्होंने तो बैन लगा दिया सियासी जमात के ऊपर, यानी वो पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकती। आर्टिकल 17 की 200 सेक्शन 15 जो है इलेक्शन एक्ट का, वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। और बल्ले का निशान मेरा राइट है, यानी अजहर सिद्दीक बतौर कैंडिडेट बल्ले का निशान ले, वोटर बल्ले का निशान चाहते हैं। ये कौन होते हैं इलेक्शन कमीशन वाले? इनका क्या काम पार्टी के इलेक्शन के साथ चुप करके साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। बल्ले का निशान जो राइट है, कोर्टों में हम आ चुके हैं, लेकिन असूली तौर पर अगर यही साफ शफाफ इलेक्शन आपकी पार्टी के अंदर होता और मैं अजहर सिद्दीक को चेयरमैन तहरीक इंसाफ देखता, जिसने डिवोटी है, जिसने जलावतनी काट ली, वो बैरिस्टर गौहर आ गया, एक बंदे को उसने नॉमिनेट कर दिया, किसी ने सवाल नहीं उठाया, अगर वो आप शफाफ करवा लेते तो आज बल्ले का निशान महफूज रहता। जनाब, आप शफाफ इलेक्शन पूरे मुल्क के अंदर मांगते हैं, लेकिन आपने एक पार्टी के अंदर नहीं करवाया था। सवाल तो है ना। देखिए मैं ये तो आप और बाकी लोगों का कहना है ना। मेरा क्या? हम में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से जितने कारकुन कोई बता दे ना, वो जिन्होंने इलेक्शन चैलेंज किया उनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कितने लोगों ने गिला किया? सवाल तो ये है ना। यानी मैं समझता हूँ बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ और हम भी यही चाहते थे। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं एक बात इस आर्गुमेंट को बाय कर लेता हूं। मुल्क के अंदर साफ और शफाफ रिग्ड इलेक्शन हो, पूरे मुल्क के अंदर सारे सुमन बुकमुन बन जाए, चुप कर जाए, खामोशी इख्तियार करने कोई चैलेंज ना करे, तो हम इसको कंसीडर करेंगे आपके आर्गुमेंट के मुताबिक कि फ्री एंड फेयर है इलेक्शन। और अगर पाकिस्तान इसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी ने चैलेंज नहीं किया, बाहर से किसी ने चैलेंज कर दिया, सबने मान लिया, तो वो फ्री एंड फेयर हो गया। ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, मैं फिर बताता चलूं, पार्टी के इलेक्शन का आर्टिकल 17 के इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। आर्टिकल 17 अब भाई पार्टी के इलेक्शन के क्या हुकूमत करनी है? पार्टी ने आकर हुकूमत तो करनी है, जो कैंडिडेट मुंतखब होके आएंगे। और वो जो इलेक्शन है किसने कह दिया? हमें से किसी को गिला नहीं है। हम कह रहे हैं बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हुए, आइन और कानून के मुताबिक हुए। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से तजावुज कर रहा है। मुल्क के इलेक्शन कराएं, साफ शफाफ इलेक्शन, जो हमारा राइट है। हम चाहते हैं वो इलेक्शन हो, आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन हो, ताकि लोग अपना हक राय इस्तेमाल कर सके। प्री पोल रिगिंग जितनी होनी थी हो गई है। अब अगला जो काम है, इलेक्शन कराएं साफ शफाफ 8 तारीख को। हाँ जी, लें जी राज साहब, 8 तारीख को साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। पत्थर पर लकीर है या फिर मुझे एक और लकीर उसके ऊपर नजर आ रही है और वो कांटा बनेगा और 8 फरवरी नहीं बल्कि कहीं और कोई और डेट होगी? ऐसा हो सकता है जनाब? देखिए, ऐसे करने की सोच भी है और कोशिशें भी हैं, और इसका बेहतर जवाब तो चेयरमैन सेनेट या वो अरकान जिन्होंने ये मोशन मूव किया, या जो कि चेयरमैन साहब को पता था कोरम की निशानदही नहीं हो रही, और उनको पता है कि जी प्राइवेट बिल अगर पेश किया जाता है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, वो अडॉप्ट कथन नहीं हुआ था। और फिर आप उसमें देखेंगे वलाना साहब कि ये जो मेंबर्स थे इसमें मेजॉरिटी बाप पार्टी की थे, चेयरमैन साहब भी बाप पार्टी के हैं। फिर हुकूमत ने जो जल्दी दिखाई, जिसमें वो नोटिफिकेशन मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया, उधर भिजवाया गया, वो वज़ीर आज़म साहब भी बाप पार्टी के हैं। अब बाप पार्टी क्यों? उनको तो जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनका तो एक ही मकसद है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, 90 दिन के लिए आए, टाइम पे इलेक्शन कराना है। तो अब ये चीज़ समझ से बालातर है कि जी तीनों बड़ी जमातें तो मुखालफत कर रही हैं कि जी इलेक्शंस को डिले नहीं करना।
आपने कहा पत्थर पे लकीर है, वो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है पत्थर पे लकीर है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी अगर कोई इलेक्शन डिले करने की किसी को शौक है बात करने का तो घर में अपनी बेगम से बात करे। टीवी पे ना लेकिन कीजिएगा, यहाँ बीवी तो से इस कीजिएगा। मुल्क के सबसे बड़े जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, उसमें ये बातें शुरू हो गई। तो दिस शोज कि नहीं तो जी क्या ये कुछ ऑर्डर तो वजूहात नहीं ना दे या सकते कुछ- आप ऐवान बाला को? वो चीफ जस्टिस खुद उनको इख्तियार कहते हैं और कहते हैं सबसे सुप्रीम इदारा है, उसको तो नहीं वो कह सकते ना कि आप सिर्फ बीवी से कीजिएगा और आपने आके सेनेट के अंदर ना कीजिएगा। वो कर सकते हैं, उनका इख्तियार है सर, वो कोई भी बहस शुरू कर बिल्कुल। सकते हैं। बिल्कुल, बल्कि उनका इख्तियार तो अभी जितनी भी ये पहले सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर का बिल चैलेंज हुआ और अभी जो दूसरा है, इसमें यही आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 का जो 5 साल की नाअहली का मुद्दत का केस है, तो सुप्रीम कोर्ट की यही ऑब्जर्वेशंस हैं कि जी पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों का विजडम तो शायद ये चंद जजेस से कहीं बेहतर होगा। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि पार्लियामेंट में बैठे हुए जो अफराद हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं या सेनेटर्स हैं, क्या उनका विजडम यही है कि आइन जिसकी उन्होंने प्रोटेक्शन करनी है, जिसका हल्फ लिया हुआ है, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए एक ऐसी गवर्नमेंट को तूल दें कि जो एक लिमिटेड पीरियड से आगे जा नहीं सकती? क्या सेनेटर्स को मालूम नहीं था कि मार्च में सेनेट के इलेक्शंस होने हैं और अगर वो इलेक्शंस को डिले कराना चाहते हैं सेनेट से बिल पास करा के, तो क्या इलेक्शंस हो पाएंगे जब सूबाई असेंबलीज नहीं होंगी? तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो बज़ाहिर लग रहा है कि शायद निगरान हुकूमत जिस अंदाज में आए हुए हैं और जो वो पॉलिसीज़ बनाने के चक्कर में हैं, तो उसी की तवालत है। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि वो अफराद या वो पार्टियां जो अब पब्लिक में जाने से कतरा रही हैं, घबरा रही हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं चला पा रही, तो उन्होंने एक तरीके से एक फिलर भेजा है कि लेट्स सी रिस्पॉन्स क्या आती है। ठीक, मैं समझ गया। अजहर साहब, एक तो ये जो इलेक्शन के हवाले से आपके साथ हुआ, आपके कितने गिले हैं या गिले अब खत्म हो गए हैं? अब आप चाहते हैं कि सिर्फ 8 फरवरी का दिन आ जाए, इलेक्शन हो जाए? अजहर साहब, आपकी जमात का पूछ रहा देखिए, गिले तो हमारे सैकड़ों हैं। मिसाल के तौर पर हमने 90 दिन में इलेक्शन कराने का, इलेक्शन नहीं हुए। फिर आप देखा इन्होंने नैब के कवानीन, फिर इन्होंने पकड़ दकड़ जो की, फिर 25 मई के साथ जो हमारे साथ किया गया, फिर 9 मई का हमारे ऊपर ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की, कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आपने देखा जिस तरह पार्टी को तोड़ा गया, फिर कैंडिडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू आया, फिर झूठे पर्चे, फिर इलेक्शन कमीशन ने जो किरदार अदा किया, इतनी लंबी फहरिस्त है कि आप उसको अगर गिराना भी चाहें तो। और अब तो इकोनॉमिस्ट में कॉलम आने के बाद तो मुसीबत पड़ी हुई है इस हुकूमत को कि पूरी दुनिया में बदनाम होते फिर रहे हैं। इलेक्शन आगे लेके जाना था। हम ये सारा हमारे साथ जो कागजात नामजदगी में हुआ, मेरे प्रपोजल सेकेंडर के साथ किया, बाकी लोगों के कागजात नामजदगी देखिए तकरीबन 2600 में से 1000 के करीब कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, और वो भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता लोग हैं, क्योंकि हमने कम से कम 3 से 4 अभी आपके दोबारा कितने लातादाद लातादाद लोगों के एक्सेप्ट हुए हैं? अभी भी खुशी नहीं महसूस हुई आपको? उन्हीं के रिजेक्ट हुए हैं जो लीगल तरीके के साथ रिजेक्ट हुए हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही। मैं तो पेश हो रहा हूं ना, सारी फिल्म ग्राउंड है। आर्टिकल 62-63 से ताल्लुक कोई नहीं है, यानी मां सिवाय एक वो। और कमाल की बात है, एक जैसे ऑर्डर लिखे आए हुए हैं, यानी एक रिटर्निंग ऑफिसर कहीं का, एक रिटर्निंग ऑफिसर कहीं का, ऑर्डर एक जैसा ही लिखा हुआ है जिस किसी ने भी भेजा है। अब पता नहीं, हम तो बात बड़ी सीधी कहते हैं कि ये सारा कुछ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई। इन्होंने प्री पोल रिगिंग में पाकिस्तानी दुनिया की सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए अजहर भाई, आपको लगता नहीं कि 2018 जुलाई के अंदर नवाज शरीफ के साथ जो हुआ था वो भी जुल्म था, ज्यादती थी, उसको भी बाहर नहीं रखना चाहिए था अगर आज खान को बाहर रखा गया? नहीं ना, देखिए मैं पहले तो बताता चलूँ आपको, वो तो आज भी हम समझते हैं मनी ट्रेल उनके पास नहीं है। पाकिस्तान इल्जाम लगता रहा ना, आप इल्जाम लगाते रहे उस्मान बुज़दार पे, आप इल्जाम लगाते रहे अलीम खान, पता नहीं किस किस पे इल्जाम लगाते रहे। कोई केस हले आए आप उन लोगों के खिलाफ? भाई वहां तो आज भी एवनफील्ड के जदादे उनके अपने ओन करते हैं, मनी ट्रेल है नहीं उनके पास। लैब के अंदर केस चलता है के ऊपर, यानी नहीं, मैं उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो सिर्फ यानी वक्त के साथ हम ये सीख गए हैं कि वो करप्शन में सजाएं हुई,
और ये सिस्टम किस तरह उसको लेकर एक डील के तहत लाया, एक इश्तिहारी को जिस तरह जमानतें दी गई, फिर जिस तरह नैब में अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब लगाया गया, प्रोसिक्यूटर जनरल लगाया गया, फिर नवाज शरीफ के अपने वकील ही उनके साथ खड़े हो गए, जो 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 चाहे इलेक्शन कमीशन में आ गए, चाहे नैब में आ गए। वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। अब टाइम था इनके पास, इन सियासी जमातों के पास, ये अपने गुनाह धो सकते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादतियां हो रही थी उसमें खड़े होते, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि इन्हें जमहूरियत से नफरत है, ये सिर्फ अपनी जात के हवाले से मामला को लेके चलना चाहते हैं। और जो भी निज़ाम इन्होंने बनाया है, ये इन्होंने गड़े खोदे, कल इन्होंने खुद गिरना है इसके अंदर। वक्त के साथ इनको सियासी बलूगत नहीं आ सकी इन लोगों को। अच्छा। अगर सियासी बलूगत आती तो ये अपनी जात को छोड़ के मुल्क के लिए सोचते। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने सोचा था। ठीक जी बिल्कुल, 100% क्या डाउट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भुगत रही है सियासी तौर पर। बताएं जिस तरह का फसायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ कि मार्शल का दौर नहीं है, लेकिन पार्शल के दौर में जिस तरह के रवैया ये हुआ, ज़िया-उल-हक के दौर में ये कुछ नहीं हुआ जो इस वक्त हुआ है सारा कुछ। ज़िया-उल-हक के दौर में 9 में हुआ था। वो मैं फिर बताता चलूं 9 में जिन्होंने किया उनको सजाएं देना यार। पिलाना साहब किसने रोका है आप लोगों को? सजाएं मिल रही हैं। 8 महीनों से तो कुछ कर नहीं सके। अभी बड़ी मजेदार बात सुने जरा, यानी कुछ नहीं मिला तो अब देखा कि फंस गए हैं। और अपना निगरान हुकूमत का क्या काम है? वो रूल्स ऑफ बिजनेस से बैठ के कमेटी बना दे। आप कौन है भाई? क्या ताल्लुक है तुम्हारा निगरान हुकूमत का? भाई जो अपना इन्वेस्ट है, जो सारा जैसे की कोर्टें देख रही हैं वो करें। वो जो लोग कसूरवार उनके साथ जो भी बनता है, लेकिन इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान के ऊपर डालना, ये 100 सरासर ज्यादती है। कोई एविडेंस नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, हवाई बातें। राय साहब, आपको भी लगता है कि जुल्म ज्यादती एक पार्टी के साथ हो गई है इस सारे सिनेरियो में? इलेक्शन हो भी गए तो उसको ये मानेंगे नहीं, फायदा कोई नहीं फिर इलेक्शन करवाने का। देखिए, अगर हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान की और इंटरनेशनल अदारों की, तो आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने एक बड़ी डिटेल में लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि इस मुल्क की एक बड़ी पार्टी जौन सी है उसके साथ यकीनी तौर पे जो लेवल पे प्लेइंग फील्ड है वो नहीं हो रही। अब देखें जी, इलेक्शन सिर्फ 8 फरवरी का नाम नहीं है। इलेक्शन एक प्रोसेस का नाम है कि जो शुरू होता है इलेक्शन से चंद माह पहले, जिसमें कैंपेनिंग होती है, जिसमें जलसे होते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स आते हैं, जिसमें आप कन्विंसिंग करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं और कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं। लेकिन जो नज़र आया, और वाज़े तौर पे हर किसी को नज़र आया, और गालबन हर कोई ये बात कर रहा है, बल्कि हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात 1 नहीं 2 नहीं कई दफ़ा दोहराई कि जनाब यहाँ पे अगर आपने इलेक्शंस कराना है तो फिर सबको बराबर का राइट दीजिए। और ऑन टॉप जो नज़र आया हमें कि जी इलेक्शन का शेड्यूल आ गया, बहुत करीब हैं, और शेड्यूल जब आ जाए तो किसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि माजी में रूलिंग पार्टी थी उसका अगर आप इलेक्टोरल सिंबल ले लेते हैं, अगर आप इलेक्टोरल सिंबल देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो जो सामने नज़र आने वाला टूल होता है वो होता है, वो अगर स्नैच किया जाता है और उसके बाद उनको कहा जाता है कि जी आप एज अ पार्टी नहीं जाएंगे, तो एक चीज़ ज़हन में रखिए कि सिंबल के साथ साथ वो 70 रिजर्व सीट्स हैं जो कि एक पार्टी उससे अब महरूम हो जाएगी, क्योंकि वो अगर इंडिपेंडेंट उसके कैंडिडेट्स जाएंगे इसके नतीजे में, तो ये दिस ऑल अमाउंट्स कि ये वही इलेक्शन है जैसे आपने कहा कि फिर इसको तस्लीम करना जिस पे अभी से लोगों के इतने शुभात आ चुके हैं, तो इसको तस्लीम करना मैं नहीं समझता कि अवाम ऑलरेडी ये समझ तो चुकी फिर है आपको कि नहीं ये लगता कि इलेक्शन इसको डिले कर देना चाहिए, चाहिए? इसको डिले कर देना चाहिए जब तक इनको सारे हुकूक मिलते हैं तब तक के लिए। मैं राय लेना चाह रहा हूं आपकी। देखिए, मैं नहीं समझता इसको डिले नहीं, मैं समझता हूं आइन के आर्टिकल 218 के तहत इसको फ्री फेयर इलेक्शंस बनाना चाहिए, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चेक करेगी। तो ये करना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम एक और गैर आइनी काम कर दें। दैट इज द ओनली वे। फ्री फेयर इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते?
कौन सी कतगन है उसमें? आप देखिए ना, अगर आरओज ने हजारों की तादाद में पेपर्स रिजेक्ट किए और अदलिया की तरफ से जो रिमार्क्स आए हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से, वो तो कह रहे हैं कि जनाब ये तमाम मुज़ायका खेज किस्म के, रिडिकुलस किस्म के एतराज़ात थे। मैं बहुत से केसेस में खुद पेश हुआ और यकीन करें कि जज कहता था कि क्या एक आरओ को ये डिक्लेरेशन देने का इख्तियार है कि ये एक पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर नहीं है, ये सादिक अमीन नहीं है। आर्टिकल 62 की डिक्लेरेशंस आरओज दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट डेली ऑब्जर्वेशंस दे रही है कि जी कोई शख्स किसी के बारे में कैसे ये कह सकता है कि सादिक और अमीन नहीं, कोई शख्स किसी के अंदर झांक के या उसके कैरेक्टर की कैसे, और एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट भी नहीं है वो ये डिक्लेरेशंस दे रहे हैं। दिस शोज कि जी एक तरह का मजाक किया जा रहा है, और मजाक ये पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, इस मुल्क की जो 12 करोड़ वोटर्स हैं उनके साथ एक तरह का मजाक है कि उनका राइट टू फ्रेंचाइज को सबटाच किया जा रहा है। अच्छा। तो अभी भी वक्त है कि इसको जो आइन का आर्टिकल 218 के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ लेके जाया जाए, अदरवाइज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आएगी और उसके नताइज सबके सामने हैं कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। लेकिन जी आगे बढ़ते हैं अजहर भाई, एक तो 9 मई का सानहे के ऊपर जो काबीना कमेटी आपने पहले भी बात की, ये अपनी सिफारिशात देगी और मजीद इसका जो डायफ्राम है उसको बढ़ाएगी ताकि उन लोगों का भी पता चले और मास्टरमाइंड्स को पकड़ा जाए। तो आप इस कमेटी को तो रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कार्रवाई ढलती है तो आपका तो इलेक्शन से पहले अगर ये बहुत जल्द काम करती है, अभी भी 30 दिन है, तो इलेक्शन आपका तो और ज्यादा खट्टा पड़ गया। देखिए, बुनियादी तौर पर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये कोई केस बन नहीं रहा ना, अब जबरदस्ती केस बनाने की एक कोशिश और साजिश हो रही है। जबरदस्ती अपना रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत ये उनका इख्तियार ही नहीं है, ना तो वो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ना कोई इसका कंसर्न है। बड़ी नहीं, किस बुनियाद वजह सिर्फ इतनी है कि अब समझ नहीं आ रहा ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखना कैसे है। तो ये बदनीति पर अमली अमल है, इसको बाकायदा रेमेडीज जो लेनी है, इसको चैलेंज करना है या बाकी मामला देखना है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश नहीं बैठेगी। और वो भी ये निगरान हुकूमत, वो निगरान हुकूमत का जिसका काम इलेक्शन कराने आया है, अगर ये हम इसको ज़रूर वेलकम करते। अगर ये नॉर्मल हालात में नई हुकूमत आती, मुंतखबशुदा हुकूमत होती, यानी ये नहीं है कि हमको डर रहे हैं या भाग रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं, और इस वक्त मुल्क में इलेक्शन का प्रोसेस सारा चल रहा है, इस स्टेज के ऊपर ये काम कैसे मैंडेट नहीं है? अगर मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी वाली सिचुएशन बन जाए तो निगरान हुकूमत इसलिए उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती कि उन्होंने सिर्फ इलेक्शन कराना है, तो फिर वो हुकूमत तो ना हुई, वो तो इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ही चाहिए, हमें निगरान हुकूमत की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी होगी उसको काबीना है, वजीर आजम है, वो एक्शन नहीं ले सकते, काबीना कमेटी नहीं बना सकते। जनाब अजहर भाई कनेक्शन मेरे ख्याल से ड्रॉप हुआ है। यही सवाल राज साहब आपकी तरफ, क्या निगरान हुकूमत कोई काबीना कमेटी नहीं बना सकती टू इन्वेस्टिगेट जो अफरा तफरी हुई 9 मई की? देखिए, तो जो इंक्वायरी कमीशन होता है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, फैक्ट्स गैदरिंग होते हैं। लेकिन ज़हन में ये चीज़ रखिए कि हमेशा तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन से पहले कमीशंस बनते हैं और फिर उसकी बुनियाद पे तफ्तीश होती है। अब यहाँ पे तफ्तीश तो मुकम्मल होगी, JIT बन गई, आपके इल्म में होगा कि अदालतों में चालान भी दाखिल कर दिया गया है। तो जब चालान चला गया, जब एविडेंस आ गया, जब गवाहों के नाम आ गए, तो अब ये जो कमेटी है ये क्या पर्पस सॉल्व करेगी? तो मुझे समझ नहीं आता। या तो ये होना कि जी अभी तक चालान नहीं है, JITs बननी है, तफ्तीश होना है, तो कोई कमीशन भी साथ काम कर रहा है और कमीशन जो एविडेंस गैदर करता है वो फिर तफ्तीश के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ अब उल्टी गंगा बह गई कि पहले JITs बनी, उन्होंने 9 मई के जो चालान हैं वॉल्यूम्स ऑफ एविडेंस कलेक्ट करके अदालत में दाखिल कर दिया। अब अदालत तो उस JIT की और IO की रिपोर्ट को देखेगा,
तो ये क्या पर्पस सॉल्व करेगा जिसका जेआईटी का कानूनी भी कोई किसी किस्म से ये इसका इंक्वायरी कमीशन का कोई कानूनी भी उस तरीके से नहीं है वैल्यू कि जी आप उसको अदालतों में ले जा सकते हैं। तो आई डोंट सी, अभी देखते हैं कि जी जो टीओआरस हैं वो क्या हैं, और उसके बाद अदालतें तो इसको लेने से इनकारी होंगी कि जब चालान आ जाता है उसके बाद आप ये क्या इकट्ठा करेंगे और कैसे इकट्ठा करेंगे और कहां से इकट्ठा करेंगे। अजहर साहब, ये वैसे कभी कभी कोई तन्हाई में बैठ के खान साहब भी सोचते होंगे कि ये क्या कर दिया 8-9 मई को, ये तो गले पड़ गया, ऐसे कभी हुआ नहीं, कभी फील नहीं हुआ आपको सबको? मैं फिर अर्ज करता चलूं, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है 9 मई के वाक़ये के साथ। मैं बार बार ये कहता हूं इस बात का, इंडिविजुअल लोगों ने अगर कोई किया है तो उसके मुताबिक देखे ना। यानी अगर अभी तक कोई एविडेंस बता दे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई एविडेंस आई हो, इन्वेस्टिगेशन होगी, जेआईटी होगी, इतना कुछ कर लिया, आपने खोद के कोशिश कर लिया। ऑडियो मेरी बात सुने, एक ऑडियो शहबाज शरीफ की थी, वो जलसों में चलाते रहे वो जज के हवाले से। आपकी लातादाद ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं जो कि खुद रहनुमा कह रहे हैं और माफीनामा लिख रहे हैं, वो माफिया मांग रहे हैं कि जी हमसे गलती होगी। इसके अलावा और क्या सबूत चाहिए जनाब? अच्छा मुझे ये बताएं, वो जिन्होंने ये गुनाह किए हैं, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर बिठा दिया उनको, ये कौन सा कानून है? अच्छा, ये किस कानून के तहत है? अगर किसी आदमी मुजरम को जो गुनाह किया उसने, अगर उसको अगर छोड़ना है तो वो तो अदालत ने छोड़ना है, आप कौन होते हैं छोड़ने वाले? इसका मतलब क्या है कि ये प्रेशर डाल के जो है आजम खान को अगवा कर लिया, बाकी सब लोगों को। जो मैं बात कहना चाह रहा हूं ना, इस स्टेज के ऊपर ये 9 मई का जो वाकये के हवाले से इंक्वायरी बनाना, इसका मकसद इलेक्शन इल्तवा है। चेन ऑफ इवेंट देखे ना कि पहले करारदाद पास होती है, करारदाद निगरान हुकूमत मिली हुई ना सारे प्रोसेस में, करारदाद पास होती है और उसके बाद जनाब ये निगरान हुकूमत बैठ के, अच्छा निगरान हुकूमत के कई मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनको पता ही कोई नहीं ये क्या हुआ है, क्या कोई काबीना का इजलास हुआ है? ये बड़ी जबरदस्त पॉइंट आपके सामने मैं रखने लगा हूं। कोई काबीना का इजलास बता दें, कोई हुआ आज तक? मुस्तफा इंपैक्ट केस बड़ा क्लियर है इस हवाले से कि आपने ऐसा कोई काम करना है, काबीना का इजलास बुलाया, काबीना का इजलास में एजेंडे का हिस्सा था, लाए ना जवाब। मैं नहीं छेड़ना चाहता था इस बात को, लेकिन अब कानूनी और आईनी बातें हैं तो फिर होंगी ये सारी बातें। अच्छा। सवाल उठेंगे और मैं मुतालबा करता हूं इसके बाद कि ये जो आपने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया, इसके बाद निगरान वजीर आजम इस्तीफा दें, अपना काबीना समेत इस्तीफा दें। क्यों? उनको कोई इख्तियार नहीं है कि इस तरह के मामला में मुदाखलत करना और कौम के साथ ज्यादती करना। आपका काम इलेक्शन कराना है। और मैंने एक बात बताई है, ये जो कुछ भी करना था ये अगस्त से आए हुए हैं, चले भेजते रहे अगस्त के बाद आकर बैठकर क्या करते रहे, या शिया करते रहे भाई ये कुछ करना था कर लेते, पहले रोका था किसी को, हाँ चले यूं कर लेते हैं, या चले यूं कर लेते हैं कि इसका एक पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत एक जुडिशियल कमीशन बना ले, मैं भी खुश हूंगा, सारी कौम खुश हो जाएगी। कमीना कौन होती है? कमीना कौन होती है? जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं इस इशू पर, और आइंदा तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं वो तो होनी है, लेकिन खान साहब अपने लिए मजीद मुश्किलात जेल के अंदर बैठकर क्यों पैदा किए जा रहे हैं, उनके वकील से पूछते ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा राय साहब, ये 2 दिन पहले की खबर है, लेकिन जब तौहीने इलेक्शन कमीशन की फर्द जुर्म खान साहब के ऊपर आयद होती है, उसके बाद भी वो अगर उन्हीं मेंबरान को फिर से धमकी देते हैं कि मैं बाहर आकर तुम पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, क्या मसला क्या है? कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या? वजह क्या है? अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो क्यों नहीं डाउन टू अर्थ बिहेव किया जा रहा जनाब? या यही ठीक है जो वो कर रहे हैं सियासी तौर पर? तजिया आपका। देखिए, अगर तो अभी पहले तो ये बताया जाए कि अभी तो बड़ी बात हो रही है कि जी जेल से उन्होंने ये ख़त कैसे बाहर दे दिया, तो क्या कोई ऐसी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के उन 4 मेंबर्स की तरफ आई है कि जी हमें कोई धमकी दी गई है, या ये सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई हेर से बातें हैं कि जी आर्टिकल 6 लगाना तो हमने सुना था, और ये पॉलिटिशियंस, आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला था तो उन्होंने बात की थी, और नाम लेके, यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, उन्होंने तो
उस वक्त के आर्मी चीफ के बारे में ये बात की थी। आई होप यू कैन रिकॉल दैट, आपको याद होगी। 20 सितंबर 2020 जी। और हाँ जी, तो ये बातें अगर तो हम देखें कि जी अगर पॉलिटिशियंस ये बातें करते हैं तो इससे आगे चल के क्या होता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, तो उन्हें यकीनी तौर पे ग्रीवियंस है उनकी पार्टी को, जिस अंदाज में वो समझते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। एंड नंबर 2, अगर आप अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट पढ़ें, उन्होंने एक नोट लिखा था उसमें कि जिसने इलेक्शंस नहीं करवाए, खासकर पंजाब और केपी के, तो उनके खिलाफ आईनी कार्रवाई बनती है। तो अगर तो ये डिटरमिन होता है कि केपी और पंजाब के इलेक्शंस ना करवाने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व था, तो बहुत सी चीज़ें हैं कि कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसको इस अंदाज में लिया जाए कि एक सबसे बड़ी जमात के लीडर को भी शायद ये इख्तियार नहीं है कि वो इस मुल्क की किसी अदारे को जिससे उसकी ग्रीवियंस है वो अपने ग्रीवियंस जाहिर ना कर सके। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये कोई ऐसी धमकी वाली बात नहीं है। ठीक, अच्छा अजहर साहब, मैं ज़रा इसके ऊपर बात करता हूँ, ये जो सवाल मैंने राज साहब से, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पढ़ के बताऊँगा, सुनवा तो नहीं सकता। परवेज़ खटक साहब ने आपकी पार्टी के हवाले से कहा है, उन्होंने कहा कि ये जो मेरी अपोजिशन जमात है ये मेरी मकबूलियत से खाइफ है, ख्वाब में भी मैं इनको नज़र आता हूँ, इनको दिन रात जो ख्वाब आते हैं उसमें मैं ही आता हूँ, जिसकी वजह से आप लोग जहनी दबाव का शिकार हैं। जनाब, योर टेक। हंस रहे हो यार। मैं हल्का सा मुस्कुराऊं या हा हा करूं, मैं क्या करूं यार। नहीं, वो आगे कह रहे हैं जहनी दबाव, आप इस तरह हा हा करेंगे तो उनका कहा सच हो जाएगा। यार मेरी ये बात सुनो यार, खुदारा बच्चों को डरा रहे हो यार, खुदारा मेरी एक बात सुनता तो ये बात करे तो अच्छा नहीं लगता। बच्चों को आप बच्चे, हालत उसकी ये है परवेज खटक की, वो परवेज खटक की हालत ये है, वो घर से तो बाहर निकल नहीं सकता। 10 बंदे वो लेकर जाता है, वो डर रहता है कोई अंडे ना पड़ जाए, कोई जूते ना पड़ जाए, कोई मुंह ना काला हो जाए, यानी उसकी हालत ये है। और वो बेचारे को तो ऐसे ही है कि आजकल आपको पता है आजकल सर्दी है और आज सालाबारी हो गई, बर्फबारी ज्यादा हो गई, ये ना हो बेचारा या बैठ जाए या उड़ जाए, ये भी डर लगा रहता है कल फिर हमारे जिम्मे ना पड़ जाए। पर्सनली तो ना यार वो कह रहे हैं आप जहनी दबाव का शिकार हैं और आप कल कोई आवाज ज्यादा चल गई। अच्छा, आवाज चल गई फिर? नहीं यार, कल को ज्यादा आवाज चल गई, खुदा ना खासा ऊपर नीचे हो गया तो ये ना हो कत्ल का पर्चा हमारे ऊपर करा दो तुम यार, खुदा ना ले यहाँ करो ना, कुछ सालाबारी ज्यादा हो गई कल वो हमारे ऊपर डाल दोगे तुम। वो बेचारे को अब इस वक्त अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है उसकी, घर बैठे आराम से अल्लाह अल्लाह करे, इलेक्शन उलेक्शन कोई नहीं जीतना उसने। वो जो आपको कभी ख्वाब में नजर आया दौड़ चला गया? हाँ जी, मुझे ख्वाब में कौन? अच्छा ये ख्वाब में वो कह रहे हैं मैं ख्वाब में नजर आता हूं आप लोगों को। ये बंदा इसलाई कहा कि ख्वाब में कोई नजर आया यार, खुदा रहा यार, कोई इतना घटिया उतना हमें बनाओ यार, तुम लोग को बात करो कोई करने वाली यार। अच्छा बड़ी जबरदस्त बात बताऊं तुम्हें, जबरदस्त बात बताओ। देखो हालत क्या है इनकी इस वक्त हालत ये है कि ना घर से निकल नहीं सकते। पाकिस्तानी तारीख में अगर देखो ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी थी, मुस्लिम लीग नून को तोड़ा था, मुस्लिम लीग काब बड़ी थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ के ये तहरीक अदम इस्तेकाम पाकिस्तान या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैट्रियट बनाई है। हालत ये है कि बेचारों को स्ट्रीट एडजस्टमेंट के लिए मिन्नतें करते फिर रहे हैं, PMLN के पास मिन्नतें फिर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के पीछे भागे और लड़ो ना आगे सामने। अब इमरान खान के सामने आके लड़ो, डरते क्यों हो भाई? तुम में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मैदान में खड़े हो सको। हालत बड़ी बुरी है, पतली है। अल्लाह ना करे कि दवाइयां को ज्यादा लेनी पड़ जाए यार, ना करो जुल्म उसके साथ यार। वो बेचारे को आप अपने आखिरी दिन लेकिन उन्होंने एक और बयान उन्होंने कहा कि उसको सेहत और जिंदगी, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को भी वो पड़ गए और उन्होंने साथ आपको भी कहा कि आपने 22-24 करोड़ को अंधेरे में रखा, वोट हासिल किया, लेकिन उस मंशूर पर एक लफ्ज भी अमल नहीं किया, रियासत मदीना का चूरन बेचा बस। हुन दसो, मुझे तो सच्ची लग रही है उनकी बातें। बड़ी जबरदस्त। आपको पता है ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, याद होगा ना? मैं राजेश साहब से भी पूछता बड़ी लूट मार की, अपने रिश्तेदार अपने करीबी रिश्तेदारों को क्या क्या नवाजा।
जरा पहले ये तो कौम को हिसाब देना कि जो आप इन्होंने लूटमार उन्होंने की एडवांटेजेस लिए, नहीं की उन्होंने तो सवाल तो लूटमार इनसे होना ना पहले। अच्छा, और जिसने उनकी वो लूटमार मेरी को एक बात छुपा सुनो, बताएं ना के कौम उनको को आगे। रियासत मदीना सानी का एक अहम रहनुमा डिक्लेयर करते रहे, उनको वजीर दिफा लगा दिया, उस बंदे को 21 तोपों की सलामी दे दूं जाके रियाला में। मैं एक बात जो बताना, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है ना कि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं हम भी वही सारा कुछ बता रहे हैं ना। वो जो आप, मैं तो ये साबित कर रहा हूं ना कि अगर इस तरह की बातें तो फिर ये ना टिट फॉर टैट ले लेना यार आप। अच्छा चलो, यानी वो एक आदमी जिसको पता ही कुछ नहीं, और ये भी रिकॉर्ड पे है कि देखिए 1 बिलियन ट्री, आप जाए ना, आप मेरे साथ चले ना, आपको सैर कराने लेके चलता हूँ ना नारायण का गान वाली साइड के ऊपर, आपको अपना ठंडियानी से, सॉरी अपना बाड़ियां से आगे लेके जाऊं, आप देखे तो सही ना कितनी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान कहां स्विट्जरलैंड की तरफ जा रहा था, लेकिन सत्यानाश करा दिया मौजूदा हुकूमत ने आकर। इन्होंने आकर तकरीबन 18-19 माह के अंदर 1 बिलियन ट्री में करप्शन ही की थी। आप सोचे तो सही ना। चले राज साहब, आपको क्या लगता है सर? मैं फिर बता रहा, चलो करप्शन होती तो केस करते ना यार, करप्शन होती तो केस करते जनाब। क्या हो गया? उस्मान बुज़ार पे इतने इल्जाम लगाते रहे, चले इसको छोड़ें, चले इसको छोड़ें। फराह शहजादी के खिलाफ कितने बड़े इल्जाम थे कि जनाब नैब पीछे चढ़ा हुआ है, वो जनाब एंटी करप्शन पीछे चढ़ा हुआ है, वो जनाब FIA आया हुआ है, वो पुलिस आई हुई है, क्या निकला? कोई खोदा पहाड़ निकला चूहा। आज तक तो एक केस बना नहीं सके उसके ऊपर, बैठ के झूठे मुकदमे होते रहे, तकलीफ देते रहे, था ही कुछ नहीं। अब तो कहने को कुछ नहीं है, शर्मिंदा हो रहे हैं बेचारे, शक्लें छुपाते फिर रहे हैं। अब हालत ये है, और उसका सबूत जो है इलेक्शन में जो हाल होगा इनका, आपको अंदाजा देख लीजिएगा। लेकिन जी पंजाब में सर IPP और KPK के अंदर खटक साहब की पार्टी से खाइफ होना चाहिए राज साहब, तजिया आपका बाकी पार्टीज को? बाकी पार्टीज को खाइफ मेरे ख्याल में नून लीग को ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो उनको नून लीग से डिमांड है कि जी हमें सीट एडजस्टमेंट कीजिए और जिस डील के नतीजे में हमें कुछ न कुछ सीटें दें, हमने ये सीटें लेनी है, ये पार्टी बनी है, हम बड़े इंस्ट्रूमेंटल थे और जो कुछ भी है। अदरवाइज मैं नहीं समझता। हाँ, KP में अगर वो उनके पास PTI के कोई अरकान, वो हमने नहीं देखा कि कह रहे थे कि हमारे साथ इतने लोग आएंगे, लेकिन कोई भी नोटेबल्स उनके पास PTI के नहीं गए। और हालिया जो 2, 4, 6, 8, 10 जलसे हमने देखे उनके, और उसको अगर हम कंपेयर करते हैं वो PTI के जो एक लॉयर हैं मरवत साहब के जलसों से, तो मैं समझता हूं कि उनको खाइफ होने की कोई PTI को भी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के अपने रूट्स हैं KP में, ANP है, तो खटक साहब अपनी सीट अगर निकाल जाएं, मैं समझता हूं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात हो तो बड़ा एक मौजा होगा। और उससे पहले आपने देखा कि जो वहाँ पे बाई इलेक्शंस हुए थे पिछले दौर में, जो 37-38 जिसमें से 28 PTI ली गई थी, तो उधर भी आप देख लें कि वो जो इनके सरबराह हैं उनकी सीट पे भी वो अपने इलाके से इलेक्शन नहीं जीत सके थे। तो अब ऑल ऑफ अ सडन उनके पास वोट बैंक का आना एक अनहोनी सी बात है। ठीक, अच्छा मैं आना जरा अजहर भाई आपसे ना एक क्विज खेलता हूँ। एक तो खान साहब ने 2 चीजें की, एक तो जिस तरह इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को तौहीन की फर्द जुर्म आयद होने के बाद धमकाया, और दूसरा जो उन्होंने आर्टिकल लिखा या लिखवाया गया या जैसे भी है, उसके अंदर दोबारा उसी बयानिए को उन्होंने रिपीट किया जिसके ऊपर उन्होंने पता नहीं 12-13 हज़ार दफा U-टर्न लिया था। तो आपको क्या लगता है कि जहां जनरल बाजवा से और पता नहीं अमेरिका से शुरू हुए, फिर मोहसिन नकवी, और फिर अब दोबारा से अमेरिका और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने डाल दिया, तो बुरा ना मनाइएगा, ये पंजाबी कहावत है जहां की वो गधा उधर ही आके खड़ा हो गया, या फिर रस्सी जल गई बल नहीं गया, जिथे आन खलोती जिथों दी खोती होती। मुझे इतराज है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पे बिलाना साहब। सर ये पंजाब की कहावत है, मैं वैसे आपसे मुहावरतन कह रहा हूं ना कि जहां का खमीर वहीं आके लग गया, ये इस तरह करना, मुझे देख या फिर रस्सी जल गई बल नहीं गया। पहले मेरा करें एहतजाज करें, मैं देता हूं एहतजाज, जमहूरी मुआशरे में ऐसा होता है। मेरा पहले एहतजाज नोट कर लेना इस बात पे, ये मुनासिब नहीं है, ना मुनासिब है। दूसरा यहाँ है कि वो एक शख्स, एक वजीर आजम कि उसका इकोनॉमिस्ट में जगह मिली, और अब तक 3 मिलियन रिकॉर्ड कायम हो गया इकोनॉमिस्ट में। आर्टिकल लिखवाया या लिखा गया इमरान खान साहब के, अब तक कितने आर्टिकल लिखे गए। वन ऑफ द इंटेलिजेंट
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, जहां पूरी दुनिया के लोग हाथ मिलाने के लिए खड़े होते थे, उनकी बेगमात या फैमिलीज को ये रिकॉर्ड के ऊपर है। और उनकी अबूर इतना है कि आपको अंदाजा नहीं है। और यहां तक ये बात है ना कि जेल में बैठे लिख नहीं सकते वो आसमान शराजी साहिबा, ना अकल ना वास्ता ना उनको पता, वो बैठ के बोंगियां मारने के अलावा आप इस तरह ना करें, इस तरह किसी की 3-4 चीजें बता दूं आपको, इस प्लेटफॉर्म से तो एटलीस्ट ना करें। चलें बोले बोले, इसलिए रोक रहा है ना, इसलिए रोक रहा है। वो तो बैठी बुशरा बीबी के बारे में क्या क्या फजूल ऑल फॉल बकती रही हैं, वो उस वक्त याद नहीं है उसको यार, बैठ के आप अंदाजा लगाएं, अब गिरेबान में झांक के तो देखे ऐसे लोग मेरे ऊपर एहतजाज करें, मैं भी कर लेता हूं लोग। लेकिन चले मुझे ये बताएं, इस सारे के ऊपर मेरे जो दो ऑप्शन है, जिथों दी खोती उत्थे आन खलोती या रस्सी जल गई बल गया, इसमें से आपको कौन सी ऑप्शन ज्यादा सूट कर रही है? देखिए मैं फिर बताता चलूं, ये आप नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल कर दे तो मुझे अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा मुझे। हालांकि वो भी एतराज होगा मेरा, उधर भी कर लेंगे इस अल्फाज के लिए यार। चले जहां तक सुनिएगा कि घूम गमा के अमेरिका से शुरू हुआ, पता नहीं कहां गए, फिर अब अमेरिका और उसके ऊपर, हालांकि मैं जो आपके सामने भी हायर कर लिए थे अमेरिका के अंदर, और उसके बाद उसके एम्बेसडर को भी शानो शयान तरीके के साथ प्रोटोकॉल के पीके के अंदर आपकी हुकूमत के अंदर होते हुए दे दिया था, और आप फिर उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया है कि भाई इन्होंने हुकूमत तोड़ी थी 1 साल के बाद, 2 साल बाद। जी मैं फिर बताता चलूं, जब आप हुकूमत में होते हैं पैरामीटर्स और होते हैं, स्टेट्समैन होते हैं, हर एक को साथ आपको लेकर चलना होता है। जब आपको एहसास होता है, आपको समझ नहीं आ रहा कौन इस्तेमाल कर रहा है क्या नहीं हो रहा, ये बात की बातें हैं। लेकिन एक चीज़ का जवाब मैंने आपको ज़रूर देना है। ये जो कारण है कि जेल में बैठकर, यानी मुझे, मैं तो याद है ना, नवाज शरीफ इश्तिहारी थे, इश्तिहारी के बावजूद टीवी पे खबरें चलती रही, और नवाज शरीफ जो, शहबाज शरीफ जो कई दफ़ा बाकायदा अरेस्ट हुए थे। यानी 8 बजे जियो न्यूज के ऊपर वो एक एंकर है, क्या नाम है उनका, उन्होंने सवाल किया वजीर इत्तलात से, उसका वो सही प्रॉपर कोई जवाब नहीं दे पाए। यही बात का कि जिस तरह 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आए और आने से पहले, उनकी जमानत होने से पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही, और यहां से दुबई गए बहुत सारे सहाफी, और यहां पे टीवी पे चलता रहा, वो किस मैंडेट के साथ किया? ये आपका फेयर है, आपका फेयर है। नहीं, अगर वो गलत हुआ तो इमरान खान ने किया वो भी गलत है फिर। जी नहीं, एक और बात बता दूं आपको। देखिए, जेलों के हवाले से मैंने डाटा इकट्ठा किया, 1914 से लेकर आज तक 28 किताबें जेल में कैदी सियासी रहनुमाओं ने लिखी हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखी, लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल लिखा, नेल्सन मंडेला ने, मैक महाराज लिखा, मार्को पोलो ने 44 साल की उम्र में ट्रैवल करके लिखा। अब यानी मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है कि ये जो बैठे कह रहे हैं कि जेल में, ओ भाई ये पूरी दुनिया में, यानी इमरान खान, आपको तो एजाज की बात है कि एक जेल में बैठा आदमी, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इस बात पे मैं आपके साथ मुत्तफिक हो गया। ठीक है, जेल से लिखा जा सकता है, निजाम को जेल के अंदर बैठकर जो आर्टिकल लिखा, उसके जो मंदरजात हैं सर, वो मंदरजात कितनी दफा बदल के यू टर्न ले लेके दोबारा उसके ऊपर आएंगे। अब उसकी वजह क्या है? रस्सी जल गई, बल नहीं गया, या फिर वही पहले वाली खोती वाला? देखिए मैं फिर बताता चलूँ आपको, फिर देखकर बात को मैं खुद जेल में रहा हूँ 26 दिन, 13 दिन में 7-8 में पर्चे थे 2007 में, फिर डिटेंशन ऑर्डर आ गए थे। मैंने कॉलम्स वगैरह लगा के मैंने तकरीबन आधी किताब मुकम्मल कर ली थी वहाँ बैठकर जेल के अंदर। ठीक सर। रस्सी जल गई और बल ना गया, इन चीज़ों को छोड़े, इन चीज़ों को मिलेगा, इन चीज़ों से आपको। हाँ, ये डफर लोगों के बारे में इस्तेमाल करें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, आप 85 के प्रोजेक्ट में डफर लोग बिठाई रखे ना वजीर, उसने इस्तेमाल करे, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, मुझे आपको कोई अर्ज नहीं है उस पर कहने के ऊपर। लेकिन एक बैन अवी लीडर के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते 1000 दफा सोचना चाहिए। बाकी आप बेहतर हैं, आपकी अपनी मर्जी। डन हो गया सर, मैं आपका एहतजाज भी कबूल करता हूँ, आपकी राय है, मैं उसको सारा अंकों पर रखता हूँ। राय साहब, आपको क्या लगता है, ये खान साहब को दोबारा उसी नैरेटिव को करना चाहिए था सूरत हाल को देखते हुए? ये उन्हें सूट करता है या फिर इससे इज्तनाब करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ते हैं इस एसे को जो उन्होंने लिखा है, तो उसमें उन्होंने 2 चीज़ों पे रोशनी डाली है। एक तो उन्होंने मौजूदा जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसके बारे में बड़े क्लियरली अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि ये इलेक्शंस एक फार्स हैं, ये इलेक्शंस जोन से हैं, ये किसी भी तरीके से फ्री एंड फेयर होते हुए नज़र नहीं आ रहे, ना हुए हैं अब तक। नंबर 2 जो उनका स्टांस था, उन्होंने वो फैक्ट्स की बात की, गालिबन मैं समझता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि मैंने डिनाई किया, एब्सोल्युटली नॉट वाली बात की, जो कि रिकॉर्ड पे है, उस पे उनका एक ही हमेशा से स्टांस है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जो एक्स आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उनके बारे में उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कुछ ब्रीफिंग्स या डी ब्रीफिंग्स वॉटेवर वो उन्होंने दुरुस्त नहीं किया। अब ये उनका स्टांस जो सा है ये भी आपको नजर आएगा कि हमेशा से था। जो आप इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ, तो उसकी तरफ उन्होंने कहा कि जी इस वजह से शायद उनको अमेरिकन को एक गलत ब्रीफिंग, और वहाँ पे मैंने पूरा पढ़ा और मैं देखना चाह रहा था कि किसी का नाम हो वहाँ पे, वहाँ तो सिर्फ अमेरिकन ऑफिशियल्स की बात हो रही है। तो अमेरिका एज ए मुल्क या उसकी बात नहीं की, किसी एक आध ऑफिशियल की बात की है। तो ये उनका स्टांस रहा है। अब अगर वो यही केस चल रहा है, अभी आपके इल्म में है कि साइफर का केस यही है, तो अब ये चीजें उनको देखनी है कि कल को अगर वो स्टेटमेंट जब उनका बयान होगा तो ये चीजें रिकॉर्ड पे भी आ रही हैं उनकी तरफ से। उनका ऐसे अगर है उन्होंने ये लिखा है उन्होंने तो कहा था कल कि को फिर इसी के पहले तो उन्होंने मुताबिक कहा था ना स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि वहां से इंपोर्ट हुई, फिर उन्होंने ये तक कह दिया कि यहां से एक्सपोर्ट हुई, और आज फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं वो अमेरिका और इंपोर्ट हुई थी और फिर एस्टैब्लिशमेंट ने उसके ऊपर अमल किया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कौन सी बात उनकी मानी जाए। अजहर भाई, अजहर साहब, मैं फिर बताता चलूँ। देखिए, एक तो पहली बात है कि ऐसा सवाल कोई है भी तो इमरान खान साहब खुद हों तो वो जवाब मुनासिब दे दें। सवाल ये नहीं है, ये यू टर्न और ये मेरा समझ की बात है। एक स्टेट्समैन आदमी हो तो हालात और वाकयात के मुताबिक उसे फैसले करने होते हैं और उसने लार्जर इंटरेस्ट देखना है इस मुल्क का। इसमें तो बहुत शुक्रिया अजहर भाई, टाइम खत्म हो गया आपका। बहुत शुक्रिया राज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।